नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक और नए लाइव सेशन में। कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। और उसी क्रम में एक और बेहतरीन कदम आपके साथ करते हैं शुरुआत आज के सेशन की, और चर्चा करेंगे राजस्थान के अफवाह क्षेत्र में, अफवाह तंत्र में राजस्थान की नदियों की। और आइए सेशन की करते हैं शुरुआत। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय श्री राम। कैसे हैं ईश्वर लाल मीना जी, जितेंद्र जी, जया सैनी जी, राजेश जी, लिया कैसे हैं आप? और राम रुक्मणी मीना जी स्वागत आपका, सुनील जी स्वागत आपका, राम सिंह जी कैसे हैं, प्रमोद जी आप सबका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। चर्चा करते हैं। सबसे पहले कल एक छोटी सी मिस्टेक हो गई, एक छोटी सी गलती हो गई, उसको सुधारेंगे और फिर आगे जो है वो चलेंगे। राजस्थान की नदियों का ये जो है वो दूसरा सेशन है, और वैसे भूगोल का ये 14वां सेशन है। इससे पहले 13 सेशन हम कर चुके हैं। कल हमसे एक गलती हो गई थी और आपने कहा भी था, लेकिन उस टाइम मेरे दिमाग में नहीं आया और मुझसे गलती हो गई। इसलिए सबसे पहले तो आप सबको खेद प्रकट करता हूं, मैं गलती को स्वीकार करते हैं, सॉरी बोलते हैं, क्षमा प्रार्थी हैं हम कि राजस्थान की नदियों का जो अफवाह तंत्र है उसके परसेंटेज को कल हमने देखा, जिसमें हमने कल देखा कि अरब सागर में जाने वाली नदियां जो है 17% है, बंगाल की खाड़ी में जाने वाली जो नदियां है वो 23% है, और आंतरिक अफवाह की जो नदियां है वो 60% है। और आपने कहा भी था कि सर 60% है, लेकिन कल मैं आपकी बात को नहीं माना। लेकिन फिर जब हमने चेक किया तो हमने देखा कि हमसे ही गलती हो गई है। मैं जब नोट्स बना रहा था तब मैंने जो थोड़ा सा गलत जो है वो डाटा यानी गलत जगह पर लिख दिया, जिसके कारण ये सारी कंफ्यूजन हो गई। तो इसलिए हाथ जोड़कर आपसे क्षमा प्रार्थना, आगे से ऐसी गलती ना हो इसका हम पूरा ध्यान रखेंगे। और L1 के लिए सामान्य ज्ञान और हिस्ट्री कहाँ से करें? हिस्ट्री आप कहाँ से करें? यहीं से करें, हम आपको करवाएंगे। अभी भूगोल कर लीजिए, फिर हिस्ट्री और सामान्य ज्ञान भी आपसे चर्चा करेंगे। आंतरिक प्रवाह की बिल्कुल कमलेश सोलंकी जी, आपकी बात कल बिल्कुल करेक्ट थी, सही थी, ठीक है, बिल्कुल आपकी बात सही है। बंगाल की खाड़ी में 23%, अरब सागर में 17% और आंतरिक प्रवाह के अंदर जो है 60% जो है वो नदियों का जल प्रवाह होता है। हमसे गलती हुई है, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। ये तो कल की गलती जिसको हमने सही कर लिया है। अब आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं आज के सेशन में माही नदी की। कल हमने जो है वो लूनी नदी के बारे में पढ़ा था, और एक बच्चे ने यह भी कमेंट किया था कि जो लूनी नदी की सहायक नदियां हैं उनका भी आप उद्गम स्थल बताएं। तो उनका उद्गम स्थल लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो। वैसे आपको जब पीडीएफ मिलेगी तो उसमें सब कुछ दिया है, जैसे कि ये जो जोजड़ी नदी है वो कोंडलू नामक स्थान नागौर से जो है वो उद्गम होता है, और दधिया जोधपुर में ये लूनी नदी में जो है वो मिलती है। मीठड़ी नदी जो है ये पाली से निकलती है। सुकड़ी नदी जो है वो देसूरी नामक स्थान पाली से निकलती है। गोरिया नदी जो है वो पाली से निकलती है, जवाई बांध बनाती है गोरिया गांव पाली से। जवाई नदी कहां से निकलती है? गोरिया गांव पाली से निकलती है और जवाई बांध इस पे बनता है। एंड खारी नदी शेर गांव सिरोही से निकलती है। इस प्रकार से कहां मिलती है? तो देखिए, जोजरी नदी दधिया जोधपुर में, जबकि मीठड़ी या बांडी नदी जो है वो लाखर पाली में मिलती है। समुद्री बाड़मेर में सुकड़ी नदी मिलती है, और मंगला बाड़मेर में मीठड़ी नदी मिलती है, और सुकड़ी सेकंड नदी जो है वो गूढ़ा बाड़मेर में मिलती है। तो ये पूरा का पूरा जब आपको पीडीएफ मिलेगा तो उसमें सब कुछ जो है दिख जाएगा। जी कमलेश जी, देखिए गलती हो तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमसे गलती हो जाए, कल एक बच्चे ने कमेंट करके कहा कि सर आप हमसे सॉरी बोलते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता है, तो आप हमें सॉरी ना बोले। तो मैंने उससे पूछा, आपकी ये बात ठीक है, आप मुझसे स्नेह रखते हैं, है ना? आप हमसे स्नेह रखते हैं, इसीलिए आपको लगता है कि ऐसे सॉरी बोलना अच्छी बात नहीं है। लेकिन जब आप बीएड में पढ़े हैं, जब आप बीएसटीसी किए हैं, या हमारे जो परिवार के बड़े बुजुर्ग हैं, उन्होंने हमेशा हमें एक बात सिखाई कि जब भी जीवन में गलती हो जाए, ये जरूरी नहीं कि क्लास में गलती हो जाए, जीवन में कभी भी आपसे अगर गलती हो और आपको लगे कि आपसे गलती हो गई है,
बिल्कुल निसंकोच होकर आप अपने कानों को पकड़ के जो है वो इसके लिए क्षमा मांग सकते हैं। अगर गलती हो जाए तो क्षमा मांगने में देरी नहीं होनी चाहिए, और अगर गलती ना हो और बात हो सत्य की और सत्य की राह पे चलना हो तो चाहे गला कट जाए पीछे नहीं हटना चाहिए। ये बात हमें हमारे परिवार ने हमेशा ही सिखाई है। तो गलती हो तो कोई दिक्कत नहीं है क्षमा मांगने में, और गलती की अगर क्षमा मांग लेते हैं तो इससे क्या होता है कि वो गलती दोबारा हमसे नहीं होती है ना, भविष्य में दोबारा नहीं होती है। साथ साथ नोट्स बनाएंगे, बहुत अच्छा रहेगा। नहीं, साथ में बता दिया ना मैंने, सबका नाम तो बता दिया आपको। अब देखिए नेक्स्ट जो नदी आती है वो आपकी कौन सी नदी आती है? नेक्स्ट जो नदी आती है वो आती है आपकी माही नदी। माही नदी जो है ये राजस्थान की ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। पहली बात तो यही लिखनी है। इसका जो उद्गम है, माही नदी का जो उद्गम है वो कहां से होता है? माही नदी का उद्गम होता है महेंद्र झील, अजमेरू पहाड़ी और धार। धार जिला है एमपी का, और विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है। राजस्थान की वह कौन सी नदी है जो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला से निकलती है और कर्क रेखा को 2 बार काटती है? मैप दिखेगा। मैप जब हम आपको पीडीएफ देंगे तो उसमें और ज्यादा अच्छे से जो है वो दिखेगा। क्लास की थोड़ी सी ब्राइटनेस ज्यादा है इसलिए आपको यहां पर कम दिखेगा, ठीक है। तो उद्गम कहां से होता है माही नदी का? माही नदी का उद्गम होता है विंध्याचल पर्वत पर स्थित अजमेरू झील और अजमेरू पहाड़ी से, और धार जिला है एमपी का, यहां से इसका क्या होता है? उद्गम होता है। इसके बाद ये खंबात की खाड़ी में जाके क्या हो जाती है? मिल जाती है। खंबात की खाड़ी में जाके ये लुप्त हो जाती है, और टोटल इसकी 576 किलोमीटर लंबाई है। टोटल लंबाई जो है वो माही नदी की 576 किलोमीटर है, और राजस्थान में ये 171 किलोमीटर ही बहती है। राजस्थान में कितना बहती है? ये 171 किलोमीटर जो है वो ये बहती है। एक बार मैप में देख लेते हैं, एक बार जो है इसको मैप में देख लेते हैं। मैं राजस्थान का मैप इसमें ऐड कर देता हूं, आप देखिएगा, मैप में समझने का प्रयास करते हैं इसको, लूनी नदी को। ये देखिए राजस्थान का ये मैप है, आपको दिख रहा होगा, आशा करता हूं प्रॉपर तरीके से। राजस्थान का मैप है ये। ऊपर वाला भाग छोड़ देते हैं, इस बार हम नीचे वाले भाग की ही ज्यादा चर्चा करेंगे, ठीक है। ये राजस्थान का नीचे वाला भाग है मैप का। तो इस मैप में आप देखेंगे तो ये नदी यहां एमपी, ये नदी जो है यहां एमपी के अंदर जो है वो प्रारंभ होती है, एमपी से शुरू होती है, एमपी के कुछ स्थान से शुरू होती है। तो यहां पर जो है वो पहाड़ियां स्थित है। क्या है? ये पर्वत श्रृंखला है, कौन सी? विंध्याचल। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है। जैसे राजस्थान में अरावली पर्वतमाला है, वैसे ही एमपी में विंध्याचल पर्वतमाला है। और इस पर्वतमाला ये कहां, कौन से जिले में है? ये धार जिला है, धार जिला एमपी का। और यहां पर जो है वो एक महेंद्र नामक झील बनी हुई है। इस झील से एक नदी निकलती है और इस तरीके से बहती हुई बांसवाड़ा में, और फिर जो है डूंगरपुर के साथ जो है सीमा बनाते हुए, ऐसे कलर चेंज कर लेता हूं मैं, यहां से नदी निकलती है और इस तरीके से बहते हुए ये नदी जो है वो क्या चली जाती है? वापस जो है वो गुजरात में चली जाती है। गुजरात के कच्छ के रण में ये जो है वो लुप्त हो जाती है। और ये आपकी जो है वो कर्क रेखा गुजरती है, और इस कर्क रेखा को क्या करती है? ये कर्क रेखा को 2 बार जो है वो काटती है। क्या करती है? 2 बार काटती है। एक बार जब ये प्रवेश करती है राजस्थान में तब काटती है, और दूसरा जब ये राजस्थान से बाहर निकलती है तो ये इस नदी, इस कर्क रेखा को जो है वो काटने वाली नदी है। तो ये है आपकी कौन सी नदी? माही नदी। कौन सी नदी है ये? माही नदी है। और इसको समझने के लिए आप देखिएगा, इस नदी के ऊपर अगर बात करते हैं तो राजस्थान के कौन से जिले में ये प्रवेश करती है? तो खांडू गांव है। कौन सा गांव है?
खांदू गांव, मैं थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूं, ये देखिए यहां पर आपको अगर दिख रहा है तो ये खांदू गांव है बांसवाड़ा का, लिख लो खांदू गांव बांसवाड़ा। खांदू गांव बांसवाड़ा में ये क्या करती है नदी, प्रवेश करती है राजस्थान में। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा माही नदी राजस्थान के किस स्थान पर प्रवेश करती है, माही नदी राजस्थान के कौन से स्थान पर प्रवेश करती है। आरएससीआईटी अनिवार्य है क्या टीचर एग्जाम में, नहीं, ऐसा कहीं पर लिखा नहीं है कि आरएससीआईटी आपके लिए अनिवार्य है, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। लेकिन फिर भी आपके पास अगर नहीं है तो आप कर लीजिए, बेसिक कंप्यूटर कोर्स है ये आपके पास होना चाहिए, बाकी एग्जाम में भी काम आ जाएगा, लेकिन शिक्षक भर्ती में ऐसी अनिवार्यता नहीं है। अब ये खांदू गांव बांसवाड़ा से बहती 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 इसमें एक सहायक नदी ईरू मिलती है। ईरू जो है वो कहां से आती है, प्रतापगढ़ से। प्रतापगढ़ से एक नदी आती है जिसका नाम है ईरू। ईरू नदी इसकी क्या है, सहायक नदी है और ये इसमें मिलती है। इसके बाद ये प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा की सीमा पर बहती बहती यहां पर एक बांध बना हुआ है, माही बजाज सागर बांध। क्वेश्चन पूछा जाएगा माही बजाज सागर बांध कहां है, तो बांसवाड़ा में, और प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा की सीमा पर बना हुआ है और ये माही बजाज सागर बांध है, माही नदी पर बना हुआ। इसके बाद ये नदी वापस जो है वो यहां से बहती बहती वापस रिटर्न करती है और जब ये रिटर्न करती है तो ये डूंगरपुर के वेनेश्वर नामक स्थान पे पहुंचती है, जहां इस पे त्रिवेणी संगम बना हुआ है। क्या बना हुआ है, डूंगरपुर में त्रिवेणी संगम बना हुआ है जिसमें 3 नदियां हैं, सोम, माही और जोखम। सोम, माही और जाखम तीनों नदियां मिलती है और ये त्रिवेणी संगम कहलाता है। और नदी वापस जो है गलियाकोट डूंगरपुर होते हुए, और यहाँ एक मोरेन नदी इसकी सहायक नदी है जो डूंगरपुर से आती है, वो यहाँ गलियाकोट में इससे मिलती है और गलियाकोट का उत्सव आप सबको पता है, बोहरा समुदाय का। और इसके बाद ये गुजरात में प्रवेश कर जाती है और गुजरात में पंचमहल गुजरात में इसके ऊपर जो है वो कंडाना बांध बना हुआ है। कौन सा, कंडाना बांध बना हुआ है। इसके अलावा इसकी गुजरात में जो सहायक नदियां हैं वो कौन सी है, इसके अलावा इसकी जो अन्य सहायक नदियां हैं, अन्य जो सहायक नदियां हैं इसकी वो है बांसवाड़ा की कौन सी नदी है, ये चाप नदी इसकी सहायक नदी है। और गुजरात से इसकी एक सहायक नदी आती है अन्नास, तो ये इसकी क्या हो गई, सहायक नदी हो गई। तो आपको याद रखना क्या है कि अमरोरू धार मध्य प्रदेश से इसका उद्गम होता है और ये खंबात की खाड़ी में गिरने वाली नदी है। इसके ऊपर जो है वो बांध बने हुए, माही बजाज सागर, कंडाना बांध और जाखम बांध। इस पे त्रिवेणी संगम है डूंगरपुर बांसवाड़ा में, डूंगरपुर में इसके ऊपर त्रिवेणी संगम बना हुआ है, ठीक है। और इसकी सहायक नदियों की चर्चा कर लेते हैं। अब देखिएगा सहायक नदियां कौन सी है, सहायक नदियों को कैसे याद करना है, बहुत ही ज्यादा सरल तरीके से आप सहायक नदियों को जो है याद कर सकते हो कि हे अन्ना चारपाई में सो जा, हे अन्ना चारपाई में सो जा। सीधी सी ट्रिक है, हालांकि ट्रिक से मैं याद करने को ज्यादा महत्व नहीं देता हूं, सीधे ही याद हो जाएगा, लेकिन फिर भी जो बच्चे ट्रिक से याद करना चाहते हैं वो कर सकते हैं कि हे अन्ना चारपाई पे सो जा। हे का अर्थ हो गया हेराव नदी, ए का अर्थ हो गया अन्नास नदी, चा का अर्थ हो गया चाप नदी, मे का अर्थ हो गया मोरेनो नदी, सो का अर्थ हो गया सोम नदी और जा का अर्थ हो गया जाखम नदी। तो इस प्रकार से ये जो 6 नदियां हैं ये इस माही नदी की क्या है, सहायक नदी है। इसके बाद इसके अन्य नाम कौन कौन से हैं माही नदी के, तो माही नदी के अन्य नामों की अगर हम चर्चा करते हैं विद्वान साथियों, तो इसे वागड़ की गंगा के नाम से जाना जाता है, आदिवासियों की गंगा के नाम से जाना जाता है, कांठल की गंगा के नाम से जाना जाता है और दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा इसे कहा जाता है। दक्षिण राजस्थान की इसे स्वर्ण रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्वर्ण रेखा इसको जो है वो कहा जाता है दक्षिणी राजस्थान की। और यह एकमात्र राजस्थान की नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अच्छा, राजस्थान की एकमात्र नदी है या भारत की एकमात्र नदी है, तो ये भारत की एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। भारत की एकमात्र नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, भारत की एकमात्र नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है माही नदी है। अच्छा, ये तो माही नदी का हो गया, आपसे ये भी तो पूछा जा सकता है मकर रेखा को 2 बार कौन काटती है।
मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? कौन सी नदी है जो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? कौन सी नदी है जो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? तो आइए इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, पहले इसके त्रिवेणी संगम की बात करते हैं। तो त्रिवेणी संगम एक तो बना हुआ वनेश्वर धाम, नवाटपुरा, डूंगरपुर में। सोम और माही और जाखम इन तीनों नदियों का संगम है यहाँ पर, यानी 3 नदियां आकर जो है वो एक स्थान पर मिलती है, और यही क्या कहलाता है? त्रिवेणी संगम जो है वो कहलाता है। माघ के माह में इस त्रिवेणी संगम पर, माघ माह में, माघ का जो महीना आता है उसमें क्या भरता है? मेला भरता है, और इसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। आदिवासी जनजातियां यहाँ पर बहुत ज्यादा मात्रा में जो है वो इकट्ठी होती है, ठीक है ना। एंड सुजलाम, आदिवासियों का कुंभ कहते हैं। इसके अलावा सुजलाम सुफलाम परियोजना चलाई गई। एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि माही नदी की सफाई के लिए कौन सी परियोजना चलाई गई? सुजलाम सुफलाम परियोजना। या फिर क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि सुजलाम सुफलाम परियोजना किस नदी से संबंधित है? तो यह जो है वो माही नदी की सफाई से जो है वो संबंधित है। दूसरी बात करते हैं, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पर कि कौन कौन सी नदियां हैं जो कि कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा को काटती है। तो आप सब जानते ही हैं कि कर्क रेखा को डिवाइड करने वाली या काटने वाली नदी तो कौन सी है? ये नदी हो गई आपकी माही नदी। मकर रेखा को काटने वाली नदी जो है वो कांगो नदी है। इस कांगो नदी को क्या कहा जाता है? जायरे नदी भी कहा जाता है। अफ्रीका के अंदर स्थित है ये कांगो या जायरे नदी। और लिम्पो नदी, लिम्पोपो, लिम्पोपो या घड़ियाल नदी, है ना, याद रखना, इसको घड़ियाल नदी भी कहते हैं, लिम्पोपो नदी भी कहते हैं, और ये भी अफ्रीका में स्थित है, जो कि मकर रेखा को क्या करती है? 2 बार काटती है। तो माही नदी तो आपको याद ही है, दूसरा कांगो नदी, और तीसरी लिम्पोपो नदी। ये 3 नदियां आप याद रख सकते हैं, आपके सामान्य ज्ञान में भी काम आएगा, प्लस आपके जीके में तो काम आएगा ही। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या आता है कि माही नदी पर कुछ बांध बने हुए हैं। माही नदी पर क्या बने हुए हैं? कुछ बांध बने हुए हैं, जैसे कि माही बजाज सागर और कागदी पिकअप बांध। माही बजाज सागर और कागदी पिकअप डैम, ये दोनों कहां बने हुए हैं? बांसवाड़ा में। कहां बने हुए हैं ये? बांसवाड़ा में बने हुए हैं। पहली बात तो याद रखनी है आपको ये कि माही बजाज सागर और कागदी पिकअप बांध कहां स्थित है? बांसवाड़ा में स्थित है। इसके अलावा कंडाना बांध है, ये गुजरात में स्थित है। और एक है जाखम बांध, जो कि राजस्थान का ऊंचा बांध है, 81 मीटर ऊंचा है बांध। ये जाखम नदी पर प्रतापगढ़ में बना हुआ है, याद रख सकते हैं कंडाना जाखम बांध। ये सीता माता अभ्यारण्य में स्थित है। कहां स्थित है ये? सीता माता अभ्यारण्य में। इसके अलावा जो माही बजाज सागर बांध है, इसकी अगर चर्चा करते हैं तो ये बोरखेड़ा बांसवाड़ा में स्थित है। कहां स्थित है ये? बोरखेड़ा बांसवाड़ा में ये स्थित है। इसकी लंबाई है 3109 मीटर या 9905 फीट। अगर फीट में पूछे तो 9905 फीट, और मीटर में पूछे तो 3109 मीटर। इसका निर्माण 1972 में हुआ, और इसकी जो नींव रखी थी वो 1972 में वित्त मंत्री, तत्कालिक वित्त मंत्री मोरारजी देसाई ने रखी थी। और इसका नाम जमनालाल बजाज, जो कि एक हमारे राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी थे, जमनालाल बजाज, इन्हीं के नाम पर इनका नाम जो है वो क्या पड़ा था? क्या पड़ा था? जमनालाल बजाज के नाम पर ही इनका नाम जो है वो माही बजाज सागर रखा गया। और राजस्थान और गुजरात की ये संयुक्त परियोजना है, और राजस्थान का इसमें 45% हिस्सा है, जबकि गुजरात में इसका 55% हिस्सा है। ये जरूर याद रखना, क्योंकि यही पूछा जाता है कि माही बजाज सागर परियोजना में राजस्थान और गुजरात की हिस्सेदारी कितनी है? राजस्थान 45 और गुजरात 55। ठीक है। वन लाइनर क्वेश्चन एवरी डे 2:30 बजे, एवरी डे 2:30 पर वन लाइनर क्वेश्चन करवा रहे हैं, वहां आप आइए और वन लाइनर क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं रोहित जी। नेक्स्ट देखिएगा, इस पे 140 मेगावाट विद्युत उत्पादन भी की जाती है। 140 मेगावाट जो है वो इस पर विद्युत का उत्पादन भी जो है वो किया जाता है। ये हो गई आपकी कौन सी नदी? माही नदी। इसके बाद देखिए माही नदी में कुछ और बचा है क्या? नहीं बचा है। इसके बाद लिखिए पश्चिमी बनास नदी। कौन सी? पश्चिमी बनास।
शायद आप पहली बार आए हैं रोहित, तो इसीलिए आपको पता नहीं है। आपके न्यू टॉपिक, पुराने टॉपिक, सारे टॉपिक करवा रहे हैं। पहले एक बार तसल्ली से हमारे चैनल की सारी क्लासों को देखिए और फिर आपको पता चलेगा कि कौन कौन सी क्लासें हैं जो चल रही है और उनमें कौन कौन से टॉपिक हो रहे हैं। ठीक है, जितने भी नए टॉपिक है वो करवा चुके हैं हम आपको। नए टॉपिक में आपकी अर्थव्यवस्था थी, आपका जो है वो एसएसटी का पार्ट ही था, नया टॉपिक और कुछ नहीं था। तो पहले आप पूरी क्लासों को देखिए, फिर आपको इल्म होगा, आपको पता चलेगा कि हम कहां पहुंचे हैं और क्या पढ़ रहे हैं। पश्चिमी बनास लिखिए, पश्चिमी बनास नेक्स्ट नदी है। देखिए, शिक्षण विधियों का हम टॉपिक नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए हमने थोड़ा सा परिवर्तन करा है। शिक्षण विधियों का टॉपिक 12 बजे करेंगे और शिक्षा मनोविज्ञान की क्लास 4:30 पे करेंगे। तो जो पहले 4 बजे हम शिक्षण विधियां करने का प्रयास कर रहे थे, उनका समय थोड़ा सा परिवर्तित हमने जो है वो कर दिया है। तो अभी 12 बजे जो क्लास होगी वो किसकी होगी? 12 बजे एसएसटी वन लाइनर कराओगे क्या? एसएसटी के वन लाइनर रोज दोपहर 2:30 पर लाभू राम जी 2:30 पर एसएसटी के ही क्या हो रहे हैं? क्वेश्चन हो रहे हैं और बाकी करवाएंगे, बहुत सारी चीजें करवाएंगे। नेक्स्ट देखिएगा, उद्गम जो होता है इसका नया सानवार गांव सिरोही से। उद्गम कहां से होता है? उद्गम होता है इसका नया सानवार गांव सिरोही, सिरोही से इसका उद्गम होता है। और इसका संगम कहां पर होता है या समापन कहां से होता है? तो यह नदी भी जो है वो कहां जाती है? गुजरात के कच्छ के रण में, है ना? गुजरात कच्छ के रण में। इसके बाद लिखिए, इसके ऊपर जो है वो इसकी लंबाई कितनी है? तो 226 किलोमीटर लंबाई है इस नदी की, पश्चिमी बनास की 226 किलोमीटर लंबाई। और इसकी जो अपवाह क्षेत्र है, राजस्थान में केवल ये सिरोही में ही बहती है। राजस्थान में ये कहां बहती है? सिरोही जिले में ही बहती है। सिरोही, सिरोही में ही बहती है केवल ये। और इसकी जो सहायक नदी है वो है कुकड़ी, सुकली और सिपू। सहायक नदी सुकड़ी, कुकड़ी और सीपू, ये इसकी 3 जो है वो क्या है? सहायक नदियां जो है वो है। ठीक है, और ये नदी अगर मैप में देखोगे आप तो कैसे बहती है ये? जैसे ये राजस्थान का अपना क्या है? मैप है। ये राजस्थान का अपना मैप है। तो यहां पर जो है वो आप सबको पता है अरावली पर्वतमाला है और यहां पर क्या है? सिरोही है। तो सिरोही से ये नदी जो है वो सिरोही के नया सवेरा गांव से निकलती है और ये ऐसे बहते बहते कहां चली जाती है? गुजरात के कच्छ के रण में जो है वो चली जाती है। ये है आपकी पश्चिमी बनास नदी। कौन सी नदी है ये? पश्चिमी बनास नदी है। तो वो करवाएंगे मेरे भाई, एक साथ सब कुछ हो सकता है क्या? तुम्हारे घर वाले कह दे कि बेटा तू रीट की भी तैयारी कर, तू सेकंड ग्रेड की भी तैयारी कर और तू फर्स्ट ग्रेड की भी तैयारी कर, तो तीनों की तैयारी सागर कर सकोगे थे?
3वां की तैयारी सागर कर सकोगे थे गरगाना आ कैस को कहा बापूजी मैं थाने फर्स्ट ग्रेड मास्टर लाके दिखाऊंगा, लेकिन अब भी मैं एक बार रीट की तैयारी करूं, पहले रीट में लागूंगा फिर मैं फर्स्ट ग्रेड लागूंगा। स्टेप बाय स्टेप तो चलोगे ना, तो हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। आपको यह कहा गया है कि आप 60 दिन का समय दीजिए, आपको 60 दिन में पूरा सिलेबस करवाएंगे, धैर्य रखिए। अब मान लो कि चाहे कुछ भी हो, अभी आप कह रहे हो कि सर सामान्य ज्ञान वाला करवाओ, सामान्य ज्ञान वाला करवाना शुरू करेंगे तो आप कहोगे कि जीके वाला करवाओ। देखो महत्व किसका ज्यादा है, महत्व ज्यादा इस वाले पार्ट का है जो जीके ओल्ड जीके है हमारा, इसका महत्व ज्यादा है क्योंकि इसका सिलेबस बड़ा है। सामान्य ज्ञान वाला जो है पूरे के पूरे टॉपिक 10 दिन के टॉपिक है, 10 दिन में करवाए जा सकते हैं, लेकिन ये वाले पार्ट जो है वो बड़े हैं, इनमें समय ज्यादा लगता है, इनका क्षेत्र यानी इनका जो एरिया है वो बड़ा है, हिस्ट्री बहुत बड़ा पार्ट है, ज्योग्राफी कला संस्कृति, तो इसको अगर हम एक बार कवर कर लेंगे तो इसके बाद हमें दिक्कत नहीं आएगी, फिर बाकी सारा जो है वो आपका होगा। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो सब कुछ होगा, बाकी आप भाई जैसा आपको उचित लगे वैसे आप कर सकते हो। अब लिखिए नेक्स्ट साबरमती नदी। कौन सी नदी? साबरमती नदी। हमने आप 5 क्लासें तो चला रखी है यार, है ना। साबरमती, बस दिक्कत ये है हम इंसानों की दिक्कत क्या है। मुझे याद है मैं जब छोटा था तो मेरा बहुत बड़ा सपना था कि हे भगवान, मैं से रात दिन दुआ करता था कि हे भगवान मैंने एक साइकिल जे मेरकन होए, अगर मेरकन एक साइकिल होए तो जिंदगी सफल हो जाए। हम इंसानों की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? यही है। मैं छोटा था तब मैं ये कहता था कि हे भगवान जे साइकिल आ जा तो जिंदगी सफल। साइकिल आई, 10-15 दिन चलाई, साइकिल घरे, मान लो 2 महीने 3 महीने चलाने के बाद उसका शौक खत्म हो गया। मेन तो शौक जो था वो 10-15 दिन ही था, इसके बाद शौक खत्म। अब साइकिल घर पे खड़ी है और सपने देखे जा रहे हैं किसके? मोटरसाइकिल के। यानी साइकिल को हम घर पे छोड़ देते हैं। यानी जो चीज हमारे, मैं सीधा सीधा आपसे ये कहना चाहता हूं कि जो चीज आज हमारे पास है उसको हम महत्व नहीं दे रहे हैं, और जो चीज हमें कल मिल सकती है या कल जो मिलेगी या जो हम प्राप्त कर सकते हैं उसके बारे में चिंतित हो रहे हैं। हे भगवान जय गुरु जी सामान्य ज्ञान करवा देनी तो मैं कर दूं। अरे तो सामान्य ज्ञान भी करवा स्या, धैर्य रखो, सारा काम एक साथ कोनी और ना ही है तेड़ी पर सरसी हो गए। सिलेबस है तो सिलेबस के हिसाब कराव ला रहे हैं, और हम तो आपको उल्टा करवा रहे हैं। अभी देखो एसएसटी के अंदर हम आपको करवा रहे हैं, तो जनरली कोचिंग वगैरह में आप जाओगे तो वहां पर क्या होगा? ऊपर से शुरू होगा, हमने नीचे से शुरू करवाया ताकि आपके जो कठिन टॉपिक है वो हम पहले करवा सकें, कठिन टॉपिक हम आपको पहले करवा सकें। इसी प्रकार हर टॉपिक आपको करवाएंगे। 2 महीने का टाइम आप दीजिए, और आपके पास 4 महीने का समय है, अभी 4 महीने का समय है, 2 महीने का टाइम आप दीजिए, 2 महीने में आपके सारे टॉपिक कंप्लीट होंगे। लिखिए उद्गम इसका जो है वो पदराना हिल से होता है, जयसमंद से। पदराना हिल जयसमंद। जयसमंद से इसका उद्गम होता है और यह खंबात की खाड़ी में जाके गिरती है। इसका जो संगम होता है वो खंबात की खाड़ी में होता है, और इसका जो लंबाई है वो 416 किलोमीटर लंबाई है। ये नदी 416 किलोमीटर लंबी है, लेकिन ये राजस्थान में बहुत ही कम है। 416 किलोमीटर लंबी जरूर है, लेकिन ये बहती कहां पर है? गुजरात में बहती है। राजस्थान में मात्र ये कितनी है? 45 किलोमीटर। राजस्थान में कितनी है? 45 किलोमीटर ही है ये। बाकी ये सारी की सारी कहां है? गुजरात में बहती है। कहां बहती है? गुजरात में ये जो है वो बहती है, और इसका जो अपवाह क्षेत्र है वो है उदयपुर।
अपवाह क्षेत्र जो है इसका वो है कौन सा? उदयपुर। उदयपुर में ये बहती है, उदयपुर में। और फिर ये कहाँ आ जाती है? उदयपुर से गुजरात आ जाती है। और इसकी जो सहायक नदी है वो कौन सी है? इसकी सहायक नदी को आप कैसे याद कर सकते हैं? इसकी सहायक नदी को आप याद कर सकते हैं क्या? हम जब छोटे थे ना तो हमारे घर पर हम गाय रखा करते थे, और गाय जब नई नई ऐसे बछड़ा लेके आती है तो शुरू के 10 दिन का जो दूध होता है ना, शुरू के 10-15 दिन का दूध, वो जनरली घर पे खाया नहीं जाता है, यानी उसका जो है वो ज्यादा उपयोग नहीं किया जाता है, जनरली वो बछड़े को खिलाया जाता है। लेकिन कुछ दूध हम निकालते थे और उस दूध का हम क्या बनाते थे? खींच बनाते थे। खींच खाया आपने? खींच फट जाता था दूध, फिर उसमें चीनी डाल लेते थे, मावा जैसा बन जाता था वो, है ना, मिल्क केक जैसा बनता था। तो मावे की बहुत याद आती है कि मावा खाए, है ना। तो मावा को याद करते करते आप याद रखना कि वैसे हमें मावा चाहिए, वैसे हमें मावा चाहिए, वैसे हमें मावा चाहिए, वैसे हमें मावा चाहिए। तो इससे क्या बनेगी? आपकी सहायक नदियां बनेगी, सहायक नदी। सहायक नदियां कौन कौन सी सहायक नदी है इसकी? वेत्रक सहायक नदी, सहायक नदी वेत्रक, वेत्रक एक सहायक नदी है इसकी। दूसरी सहायक नदी है इसकी सई। कौन सी है? सही है, ज्यादातर गुजरात में ही मिलती है इसकी सहायक नदियां। तीसरी है से हतमती नदी, हतमती नदी। और में से कौन सी नदी हो गई? में से हो गई मानसी, मानसी। मां से कौन सी नदी हो गई? मां से जो नदी हो गई वो हो गई माझम नदी, माझम नदी। और वैसे जो नदी हो गई वो कौन सी हो गई आपकी? वाक्कल नदी। कौन सी? वाक्कल नदी। तो ये इसकी क्या है? सहायक नदियां हैं। क्या है इसकी? सहायक नदियां हैं। लिखे आप फटाफट, लिखे। सर हमारे खींच बोलते हैं, बिल्कुल खींच ही बोलते हैं, हमारे यहां पर भी खींच ही बोला जाता है इसे। अगर आप रजिस्टर लेके नोट्स बनाएंगे ना तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा इन चीजों का। अगर आप रजिस्टर लेकर जो है वो बनाएंगे, नोट्स बनाएंगे, तो आपको बहुत ज्यादा इसका जो है वो फायदा मिलेगा। आपको निश्चित तौर पर जो सफलता मिलेगी, इससे आपको याद भी जल्दी हो जाएगा। देखिए ये साबरमती, जैसे राजस्थान में चंबल नदी है ना, राजस्थान में चंबल नदी, चंबल नदी राजस्थान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उसी प्रकार ये जो नदी है वो साबरमती नदी जो है वो गुजरात के लिए क्या है? बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और गुजरात के अंदर अहमदाबाद, एक तो कौन सा? अहमदाबाद और गांधीनगर इसी नदी के किनारे पर जो है वो स्थित है। तो लिखो, गुजरात के मुख्य नगर अहमदाबाद और गांधीनगर इसी नदी के तट पर है। दे दी आजादी हमें, है ना, दे दी आजादी हमें, बिना खड़क बिना ताल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, है ना। ये जो गीत आपने सुना है और इसमें जिस नदी का नाम लिया गया है वो साबरमती नदी यही है। ये साबरमती नदी जो है वो यही है।
सागर राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी जो निकलती तो राजस्थान से है, लेकिन जिसका अपवाह तंत्र क्या है, गुजरात है। तो वो कौन सी है, वो गुजरात है, वो साबरमती नदी है। अब देखिए साबरमती नदी में दो जल सुरंग बनी हुई है। साबरमती नदी में जो है दो जल सुरंग बनी हुई है, उनको लिखिए आप वाटर टनल या जल सुरंग, वाटर टनल या जल सुरंग, जो किस पे बनी हुई है, साबरमती नदी पर। आइए चर्चा करते हैं इसकी। देखिए इस पे दो टनल बनी हुई है। कौन कौन सी टनल है वो देखिए। एक तो राजस्थान में है, जो कि आपको पढ़नी जरूरी है क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहली है सई जल सुरंग, सई जल सुरंग, सई जल सुरंग पहली। और दूसरी जो है वो कौन सी है आपकी, मानसी वोक्कल जल सुरंग, मानसी वोक्कल जल सुरंग। ये दो जो है इस नदी पर क्या बनी हुई है, दो नदी में टनल बनी हुई है। देखिए इसका जो विस्तार है वो उदयपुर और पाली में है। ये कहां है, उदयपुर पाली के अंदर इसका जो है वो विस्तार है। और ये जो है वो प्रथम जल सुरंग है, ठीक है। चवाई बांध, इस सुरंग का जो पानी जाता है ना, जलापूर्ति किसे करती है ये सुरंग, यानी इसका पानी कहां जाता है, तो जवाई बांध में जाता है, जवाई बांध। एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगर बारिश नहीं होती है और जवाई बांध में पानी की कमी होती है तो कहां से लिया जाता है, इसी सई जन सुरंग से इसके पानी की जो है वो पूर्ति की जाती है। तो जवाई बांध में जो जलापूर्ति होती है वो कहां होती है, इसी से होती है। और राजस्थान के पाली जिले में इसका जो है वो काफी ज्यादा महत्व है। और राजस्थान की पहली जल सुरंग है ये, राजस्थान की पहली जल सुरंग। लिख सकते हो आप अच्छे से कि राजस्थान की पहली जल सुरंग है ये। दूसरी लिखिए आप, इसका जो विस्तार है मानसी वाकल का, इसका जो विस्तार है वो कहां है, उदयपुर में ही है, उदयपुर में ये है पूरी की पूरी। और इसका जो पानी है ये राजस्थान की दूसरी जल सुरंग है। क्या है ये, थोड़ा मोटा लिखे, बिल्कुल थोड़ा मोटा लिखेंगे। ये जो है वो देवासा परियोजना व मोहनलाल सुखाड़िया परियोजना को जलपूर्ति करती है। जलापूर्ति किसे करती है ये, जलापूर्ति, जलापूर्ति किसे करती है ये, देवास परियोजना को, देवास परियोजना, परियोजना व मोहनलाल सुखाड़िया परियोजना, इन दोनों परियोजनाओं को ये पानी की आपूर्ति जो है वो करती है। राजस्थान की दूसरी सुरंग, राजस्थान की दूसरी जल सुरंग है ये। और यह राजस्थान की सबसे बड़ी जल सुरंग है, राजस्थान की सबसे बड़ी जल सुरंग है ये। जल सुरंग का अर्थ हो गया पानी को इंटरनली ही लेके जाना, ठीक है। तो ये हो गई आपकी कौन सी नदी, साबरमती नदी जो है वो आपकी पूरी हो गई है, ठीक है। अब हम जो है वो अंत प्रवाह जो अरब सागर की नदियां हैं वो इतनी पढ़ेंगे, क्योंकि ये मुख्य नदी हो गई, लूनी, माही एंड साबरमती, यही चार नदियां जो है वो मुख्य है। तो अब हम पढ़ेंगे आपकी आंतरिक प्रवाह की नदियां।
नदियां पढ़ेंगे अब हम, एक सेकंड रुकना। लिख लीजिए आप फटाक से। लिख लिया? देखिए इन दोनों की लंबाई भी लिख लीजिए। इसकी जो लंबाई है, इसकी जो लंबाई है देखिएगा, इसकी जो लंबाई है वो है 2.9 किलोमीटर, ठीक है। और इसकी जो लंबाई है वो है आपकी 4.6 किलोमीटर, यानी लगभग 4.5 किलोमीटर। लेकिन अब इसकी 4.7 करो, एक मिनट रुकना, हाँ ठीक है। इसको और बढ़ाया जा रहा है, ठीक है, इसको और बढ़ाया जा रहा है, प्लस बढ़ाया बढ़ाया जा रहा है। कितना? इसको और बढ़ाया जा रहा है 4.9 किलोमीटर, 4.9 किलोमीटर इसको और बढ़ाया जा रहा है। बाद में इसकी जो कुल लंबाई हो जाएगी वो हो जाएगी लगभग कितनी? इसकी जो कुल लंबाई हो जाएगी वो 6.7, ये 4.09 है। तो लगभग इसकी कुल लंबाई हो जाएगी, ठीक है, 6.9 किलोमीटर हो जाएगी। 6.9 किलोमीटर इसकी जो है कुल लंबाई हो जाएगी। लेकिन अभी वर्तमान में इतनी ही है, ये भविष्य के लिए है कि भविष्य में ये बढ़ जाएगी। तो अभी वर्तमान में देखें कि राजस्थान की सबसे बड़ी जल सुरंग कौन सी है। अगर ये पूछे कि इनकी जो है वो राजस्थान की सबसे बड़ी जल सुरंग कौन सी है, तो आप बता सकते हैं कि सबसे बड़ी जल सुरंग जो है वो कौन सी है आपकी, ये है आपकी मानसी वाक्कल जल सुरंग 4.6 किलोमीटर, ठीक है। हाँ आप इनका दोहरान कर लोगे। देखो मैं आपको पूरा का पूरा जो सिलेबस करवा रहा हूं वो रीट के दृष्टिकोण से ही करवा रहा हूं कि रीट में कितना पूछा जा सकता है, ठीक है, और रीट में किस हद तक हमें पढ़ना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप ये पढ़ लोगे तो आपका आरएस में सिलेक्शन हो जाएगा। हालांकि हम जो पढ़ रहे हैं वो आरएस के नोट्स से ही पढ़ रहे हैं, यानी जितने भी नदियां मैं आपको करवा रहा हूं वो आरएस के नोट से ही करवा रहा हूं, और आपको निश्चित तौर पर यहां से जो है वो बेहतरीन डाटा ही मिलेगा। डाटा में कोई कमी नहीं आएगी, चीजें जो बताई जाएगी वो बिल्कुल सही बताई जाएगी। कोई अगर छोटी मोटी मिस्टेक हो जाए मुझसे तो आप बाकी चेक करते रहेंगे, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट लिखिए आंतरिक प्रवाह की नदियां। आंतरिक प्रवाह की नदियों का कितना परसेंट है? 60% है। 60% भाग किनका है? आंतरिक प्रवाह की नदियों का है। लिखिए पहले आंतरिक पढ़ें या पहले बंगाल की खाड़ी वाली पढ़ें? पहले बंगाल की खाड़ी वाली पढ़ लेते हैं। खाड़ी, इसका भाग है कितना? 23%। 23% जो नदियां हैं
राजस्थान की, वो बंगाल की खाड़ी में अपना जो है वो क्या लेके जाती है, जल लेके जो है वो जाती है। ठीक है, फिर लास्ट में हम पढ़ेंगे कौन सी, लास्ट में हम पढ़ेंगे ये आंतरिक जल प्रवाह की नदियों को। तो लिखिए, सबसे पहले लिखिए चंबल नदी, सबसे पहले लिखेंगे आप चंबल नदी। इसको हम पढ़ेंगे कल, इसको हम कब पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे। ठीक है, कल हम बंगाल की खाड़ी की सारी नदियां पढ़ के और टारगेट बनाएंगे कि कल अपना जो है वो पूरा हो जाए नदियों का टॉपिक। आंतरिक प्रवाह की नदियों में ज्यादा समय नहीं लगेगा, बंगाल की खाड़ी की नदियां जैसे चंबल और बनास मुख्य नदी है जिनमें थोड़ा सा समय लगेगा। अभी क्या है कि नेक्स्ट क्लास है अपनी 12 बजे, जहां हम SST की शिक्षण विधियां पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो क्लास है आपकी वो है 12 बजे, जहां हम SST की क्या पढ़ेंगे, शिक्षण विधियां पढ़ेंगे। और ये क्लास हम 3 दिन जो है वो करने का प्रयास कर रहे थे लेकिन हुई नहीं। ममता गुजर, आपने हमसे क्या पूछा था बताएं, आपने हमसे क्या पूछा है, कमेंट करके दोबारा बताएं, हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। क्या पूछना चाहते हो ममता जी? साइको की क्लास होगी ना 4:30 बजे। खुशबू, साइको की जो क्लास होगी वो 4:30 बजे होगी, 4:30 बजे होगी। आज पहले जो है वो हम क्या करेंगे, शिक्षण विधियों की क्लास करेंगे 12 बजे। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना ही। आप सब लोगों ने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और चीजें समझ में आ रही है, अपने पास समय है, हम समय के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं। मनोविज्ञान की जो क्लास होगी वो 4:30 बजे और शिक्षण विधियों की क्लास 12 बजे और 2:30 बजे आपकी जो 1 लाइनर क्वेश्चन की क्लास होती है वो होगी ही। तो अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, चलिए, थैंक यू।